तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, वो किन किन देशों के संविधान से प्रेरित हैं? क्या केवल भारत का जो राष्ट्रपति जो है केवल ब्रिटिश विरासत है? इंग्लैंड का जो राजा है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अपने राष्ट्रपति का जो पद बनाया है और उसे जो गरिमा, शक्तियाँ, अधिकार दिए हैं वो इंग्लैंड के राजा के समान दिए। ये बात सही है क्या? आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करूंगा, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में कोटा क्या होता है, और अगर राष्ट्रपति चुनाव में आफ्टर काउंटिंग किसी एक कैंडिडेट को कोटा ना मिले तो ये पहले राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंटिंग क्या होती है, उसमें किसके वोट घटाए जाते हैं, किसके वोट जोड़े जाते हैं, ये क्या होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, राष्ट्रपति की शपथ में क्या क्या होता है ना, कि भाई मैं संविधान और विधि का प्रतिरक्षण, संरक्षण और पर्यवेक्षण वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप क्या होता है, तो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या होता है। अच्छा, राज्यपाल को क्या राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं? आपसे कोई पूछे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो आप सीधे कहे तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ऐसा नहीं है, राज्यपाल को जो शपथ दिलाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति इस काम के लिए जिसे भी नियुक्त कर दें वो। इसके अलावा ऑर्डिनेंस की बात करेंगे इसी सेशन में हम लोग। जो अध्यादेश है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो क्या है, अध्यादेश कब आता है, क्यों आता है, किन परिस्थितियों में आता है, और उसकी वैलिडिटी कब तक होती है। जैसे आजकल कहते हैं ना मोबाइल में 28 दिन का रिचार्ज, उसकी वैलिडिटी कब तक होती है। अच्छा, जो राज्यपाल की जो अध्यादेश की पावर है उस पर क्या क्या सीमाएं हैं, किन परिस्थितियों में, किन मामलों में अध्यादेश आ सकता है और किन में अध्यादेश नहीं आ सकता, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और लगे कि सर थोड़ा सा फिसल रहे हैं तो जब मर्जी स्किप कर देना, एक अंगूठा ही तो लगाना है, क्यों, है ना, यूँ ही तो करना है। चलिए खैर आगे चलें। तो इससे पहले हम लोग जो है प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस देखिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब यही है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन कौन देते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आपने कम से कम एमएलए या एमपी के इलेक्शन में वोट जरूर दिया होगा, उसको भी छोड़िए। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने ग्राम प्रधान का इलेक्शन बहुत नज़दीकी से देखा होगा, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम का इलेक्शन बहुत ही नज़दीक से देखा होगा। तो जैसे मान लीजिए नगर पालिका का या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका, कुछ भी कह लो आप, तो नगर पालिका के या ग्राम पंचायत के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें बताएंगे निर्वाचन मंडल में किसके, ग्राम पंचायत के कौन कौन शामिल होते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, आप बताइए। जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, ठीक है। और ये लाइट तो नहीं आ रही बोर्ड पे, देखना, ठीक है। आप बस इतना ही है, जिन लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम होता है। अब मान लीजिए 18 साल से ऊपर का जो भी है उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, किसी वजह से वो सोता रहा या जिसने वोट बनाए थे उसकी नज़र में वो नहीं आया, किसी वजह से उसका वोट छूट गया। तो अब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में वो चला जाए वोट डालने के लिए कि साहब मैं तो 18 साल से ऊपर का हूँ, मेरा तो वोट पड़ेगा ना, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो वो जो वोटर लिस्ट है ना बेटे, जिसमें वोटर्स के नाम दर्ज हैं, वही होती है निर्वाचन मंडल, ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, नगर पालिका या नगर निगम का। उसी तरह से राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो लोग वोट देते हैं, राष्ट्रपति इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जिसके नाम होते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। समझ गए बेटा? अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं ये बताता है आर्टिकल 54। अब इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिखी हैं, आप लोग यहाँ पर सुनेंगे भी, मेरे सामने जो बैठे हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें लिखी है मैंने इस तरह से लिखी हैं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके काम आ जाएगा और जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आपसे बोलूँगा, तो आपको दोगुनी मेहनत करनी है यहाँ पर। ये जानबूझकर मैं कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें, एक बार यहाँ सुने, फिर इसके जो नोट्स बनाए आप तो वहाँ पर देखें। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 54 में है। सीधा सीधा ये सवाल भी आ जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस में है, 54 में। 53 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, तो इसमें कौन वोट दे सकते हैं, संसद, राज्य विधानसभाओं, संसद के लोकसभा और राज्यसभा, संसद माने लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं, लेकिन शर्त यह है नॉमिनेटेड नहीं,
जितने भी चुने हुए मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा में, जो मनोनीत मेंबर हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, ना ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, और ना ही जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रोसेस चलता है तो उसमें भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी तरह से राज्यों की विधानसभाएं में, राज्यों की जो असेंबली, विधान परिषदें नहीं, ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभाएं ना कि विधान परिषदें, ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभाएं ना कि विधान परिषदें। जो विधान परिषद के मेंबर हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसमें भी जो चुने हुए हैं नॉमिनेट मेंबर्स को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है साहब, शुरुआत में यही था, लोकसभा राज्यसभा यानी संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ये वोट दे सकते थे। बाद में सन 1992 में 70वां संशोधन हुआ संविधान का। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, 69th या 69वें संशोधन से दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा बनाई गई थी, विधानसभा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद अब चूंकि यहाँ विधानसभा बन गई तो 17वां संशोधन 1992 से दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया। उनको माने दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं या एमएलए हैं। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल हैं, तो आर्टिकल 54 में संसद के दोनों सदनों के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, जिन राज्यों में विधानसभा है उन सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों को वोट देने का अधिकार है। और दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जिनको भी या जिनके एमएलएस को भी या जिनकी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति चुनाव वोट देने का अधिकार है। सिंपल सी बात है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहीं पर मैं बात उपराष्ट्रपति की जब बात करूंगा तो उपराष्ट्रपति की बात करूंगा, उसके निर्वाचन मंडल की। अब वोटिंग फार्मूला माने कि राष्ट्रपति चुनाव में आप लोग हमारे यहाँ कितने, दोनों हाउस में टोटल कितने मेंबर हैं, 543 प्लस राज्यसभा में इस समय कितने मेंबर हैं, 245, राज्यसभा में इस समय 245 मेंबर और एमएलए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि फला राष्ट्रपति को 22 लाख वोट मिल गए, मैं यार इतने वोट कहाँ से आ गए, 22 लाख तो मेंबर नहीं है ना, इतने वोट कहाँ से आ गए। तो एक्चुअली क्या होता है कि राष्ट्रपति चुनाव में एक जो वोटर होता है उसके वोट की वैल्यू केवल एक नहीं होती है, उससे ज़्यादा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का एक एमएलए है तो उसके एक वोट की वैल्यू सैकड़ों में है, ठीक है ना। सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसके एक एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे कम है। तो सिक्किम के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, तो उसमें याद आ रहा है ना 7 निकल के आती है, 7, हाँ 7। सिक्किम के एक एमएलए के एक वोट की वैल्यू निकल के आती है 7, ठीक है। तो अब क्या है, एक एमएलए या एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने का फार्मूला है। वोट तो एक है लेकिन उस वोट की वैल्यू कितनी है, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 100, 200 कितनी है, उसको निकालने का फार्मूला है। फार्मूला ये है, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की बात करें, है ना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अलग अलग एमएलए हैं, तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू आपने निकालनी है। तो उसकी अगर आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितनी है, ठीक है ना। जो टोटल आबादी है, मान लीजिए लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी को आप भाग देंगे उत्तर प्रदेश के कुल एमएलए से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने एमएलए हैं, 401 हैं शायद, है ना, 401 या 403 है। उत्तर प्रदेश में कितने एमएलए हैं विधानसभा में, हैं 401 हैं, 403 हैं, एम आई राइट। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 एमएलए हैं। चलिए आप 400 कहो, 1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, जितने भी, ठीक है। तो मान लीजिए अपने एक मिसाल के लिए मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 400 एमएलए, ओके। तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी बटे उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल एमएलए, मैंने यहाँ निर्वाचित नहीं लिखा है क्योंकि अब संविधान में संशोधन के बाद विधानसभाओं में भी जो एंग्लो इंडियन होते थे उनका कोटा खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी या राज्य की कुल आबादी बटे उस राज्य में कुल एमएलए यहाँ निकल के आया। फिर उसको आपने अगेन उससे डिवाइड करना है आपको 1000 से। अब यहाँ की चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, है ना, इसको इरेज कर सकता हूँ ना मैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखा देंगे। जैसे मान लीजिए यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 20 करोड़ है, ओके। तो 20 करोड़ में कितने जीरो होंगे पता है आपको, क्यों भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ठीक है। सपोज यूपी में कुल एमएलए 400, ठीक है। इसको डिवाइड किया हमने, इसको डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने के बाद 2 जीरो ये कट गए और 4 से 20 कट गया 5 बार, ये कितना बचा, 5 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, 5 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, यानी कि कितना हो गया, 5 लाख, ओके। अब इसको अगेन जो भी ये कट के आया है इसको अगेन हमने 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से 1,
ये कितना बचा 500, यानी कि यूपी के एक एमएलए के वोट की वैल्यू आ गई 500। इसको लॉक मत करना क्योंकि मैंने 400 माना है, 403 ना मान करके उसको कैलकुलेशन में इजी करने के लिए उसको मैंने 400 मान लिया, ये थोड़ा सा और कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का जो एक एमएलए है उसके एक वोट की वैल्यू निकल के आई 500। सिक्किम का जो एक एमएलए है उसके वोट की वैल्यू कम निकल के आई। ऐसा क्यों किया होगा हमने? ऐसा क्यों किया हुआ? हमने ये देखा है कि जिस राज्य में जितनी आबादी है उसके चुनाव में उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। अब जैसे सिक्किम की आबादी कम है तो सिक्किम में शायद लोकसभा की 2 सीटें शायद, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन यूपी की आबादी बहुत ज़्यादा है तो यूपी में लोकसभा की कितनी सीट है 80, यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। ओके, तो उसी तरह से राष्ट्रपति इलेक्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पर यूपी में एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल के आ रही है 500 और सिक्किम में निकल के आ रही है ओनली 7, है ना, एक एमएलए की, लोकसभा की नहीं, एक एमएलए की। सिक्किम में कितनी लोकसभा सीट हैं? एक। ओके, सिक्किम में एक लोकसभा सीट है होगी, ठीक है। आगे चले भाई। अब ये तो निकाली आपने एक एमएलए के वोट की वैल्यू, अब आपने एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी है, जो एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक एमपी के वोट की वैल्यू आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे? आपने 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, उन दोनों के एमएलएस के वोट की वैल्यू प्लस जितने भी स्टेट हैं हमारे यहाँ, जितने भी स्टेट या जितने भी राज्य हैं उन सभी के एमएलएस के वोट की वैल्यू, इनको जोड़ा आपने। जितने भी एमएलए हैं उन सभी के अलग अलग जितने भी वोट हैं उनके वोट की जो वैल्यू है उन सभी को जोड़ा, और जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करना है? मैं लिखा ना, देखो ऑल एमएलए टोटल वोट्स, ठीक है, और दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड माने चुने हुए। लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं इस समय? लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं? 543, 543। और राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं? 233, 233। जितने चुने हुए मेंबर हैं उन सबको जोड़ देना है और इससे डिवाइड कर देना, तो इससे एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया है कि एक एमपी और एक एमएलए के वोट की वैल्यू बराबर रहे ना, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि एक और संसद और दूसरी ओर सभी राज्यों की विधानसभाएं, इन दोनों की वोट की वैल्यू बराबर रहे। जितने भी राज्य हैं उनके जो टोटल एमएलए हैं उनके सभी वोटों की वैल्यू लगभग बराबर रहे, किसके? संसद के सभी जो एमपी हैं उनके वोट की वैल्यू की। यानी कि एक और संसद और दूसरी ओर सभी राज्यों की विधानसभाएं, इन दोनों को बराबर भागीदारी हमने दे दी है। अगर हम ऐसा ना करते, अगर एक सांसद का एक ही वोट होता तो राष्ट्रपति चुनाव में जो केवल और केवल रोल किसका हो जाता? विधानसभा का हो जाता। या अब अगर आप देखें विधानसभा का ही रोल होता तो उसमें आप देखें यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान ऐसे स्टेट हैं जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा, एमएलए भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये जो 4-5 स्टेट हैं यही मिल करके राष्ट्रपति चुन लिया करते, है ना। तो हमने क्या किया है, संसद जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, तो एक और संसद और दूसरी ओर सभी राज्यों की विधानसभाएं, उनके सभी वोटों की वैल्यू जो है वो लगभग बराबर रखने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग जो एमएलएज हैं उनके वोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर कहता है आर्टिकल 55, राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है साहब, चलिए साहब इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।